जापान में एक बहुत ही फेमस जेन मास्टर रहा करते थे जो अपनी शिक्षा देने के तरीकों के लिए, अपनी नॉलेज के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके पास हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। पहले वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया करते थे और लेक्चर के माध्यम से अपनी बातें बताते। उसके बाद उन्हें सीखी गई चीजों को असल जिंदगी में प्रैक्टिस करना सिखाते। ऐसे ही एक दिन उनके आश्रम में जापान के राजा यामाटो अपने बेटे किंजो को लेकर पहुंचे। जेन मास्टर के पास पहुंचकर राजा ने मास्टर से रिक्वेस्ट की और बोले, मेरे बेटे को आश्रम में रहने दीजिए और उसे अपने तरीके से ज्ञान दीजिए। उसे इस आश्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कोशिश करें ताकि वो जिंदगी की बारीकियों को समझ सके। राजा की बात सुनकर जेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, योर हाइनेस, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। राजकुमार किंजो का मैं खास ख्याल रखूंगा। आखिर राजकुमार को भी पता होना चाहिए कि ज्ञान इसी तरह से अर्जित किया जाता है। अगर हम खुद को दूसरों से ज्यादा ऊपर समझेंगे, दूसरों से ज्यादा ज्ञानी मानेंगे तो हम कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को दूसरों के बराबर समझना और दूसरों को अपने बराबर समझना ही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी है। राजा मास्टर की बातों से संतुष्ट होकर वापस लौट गए और मास्टर राजकुमार को लेकर समुद्र के किनारे टहलने चले गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चों ने किंजो को राजा के साथ रथ से उतरते देखा था। सभी समझ गए थे कि ये राजा का बेटा है, इसीलिए आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो चुके थे। सभी उसे अपना दोस्त बनाना चाहते थे, उसका साथ पाना चाहते थे। इधर समंदर के किनारे टहलते हुए किंजो अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। साथ ही उसे अपने राजमहल में मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं की कमी बहुत खल रही थी। उसे लग रहा था कि वो आश्रम में कैसे रहेगा। इस वक्त उसे अपने पिता ही अपने सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे। वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता आखिर उसकी भलाई के लिए उसे यहाँ छोड़कर गए हैं। उसे रोता देख जेन मास्टर बोल पड़े, बेटा, मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता, क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए तो तुम कल फिर अपने आप को अकेला ही पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। इसलिए जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को समझ लो उतना ही अच्छा होगा। उतनी ही जल्दी तुम ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मास्टर बोलते हैं, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है उसे किसी के भी जाने का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसे खुद से ही प्यार जो होता है। धीरे धीरे तुम भी आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। मुझे पता है कि अभी कुछ समय लगेगा, पर देखना, तुम एक दिन अपनी इस नई जिंदगी को अपना ही लोगे और तब शायद तुम्हें ये जगह अपनी महल से भी अच्छी लगने लगे। इन सब बातों के बीच ही शाम कब ढल गई पता ही नहीं चला। गुरु राजकुमार को लेकर आश्रम लौट आए। आश्रम में अपनी ही तरह के बच्चों को देखकर राजकुमार को थोड़ी तसल्ली मिली। आश्रम के सभी बच्चे उससे मिलकर बेहद खुश थे। सभी अपने अपने तरीके से उसे इम्प्रेस करना चाहते थे। कोई उससे बातें करना चाहता था तो कोई उसे अपने साथ खाना खिलाना चाहता था, कोई उसके साथ एक नया खेल खेलना चाहता था तो कोई उसे अपनी नई किताबें दिखा रहा था। और ऐसा कहीं न कहीं इसलिए था क्योंकि सभी जानते थे कि वो एक राजा का बेटा है। सभी जानते थे कि अगर उनकी दोस्ती इस राजा के बेटे से हो गई तो आगे जाकर उनको काफी फायदा होने वाला है। इसीलिए सब अपने अपने तरीके से उसके दिल में जगह बनाने जुटे हुए थे। फिर भी आश्रम में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अकेले रहने का महत्व जानते थे, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे, जिनके अंदर एक अलग ही तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो जानते थे कि राजकुमार के आगे पीछे घूमकर उसे इम्प्रेस करके उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होगा। इसीलिए वो किसी तरह के दिखावे में यकीन न रखकर अपने काम में लगे रहते। कुछ ही दिनों बाद राजा के बेटे की आश्रम के ज्यादातर लड़कों से दोस्ती हो गई। उसका समय अब यहाँ बहुत अच्छा बीतने लगा। कुछ लड़के तो नौकरों की तरह हर वक्त उसके आगे पीछे लगे रहते थे। इसीलिए राजकुमार को अपने महल के ऐश्वर्य और आराम की कोई कमी नहीं खल रही थी। हालांकि गुरु की नजरों से ये सब कुछ छुपा नहीं था, फिर भी वो उसे अलग तरीके से समझाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो भी कहेंगे उस बात को वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा और आखिर में उनकी बातों को भूल जाएगा और फिर वैसा ही बन जाएगा जैसा वो यहाँ आया था। गुरु अच्छे से जानते थे कि राजकुमार को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि अकेले रहकर ही वो अपनी असली शक्तियों को जान सकते हैं। ये सब सोचते हुए गुरु ने एक दिन किंजो को बुलाया और उसे अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजकुमार से कहा,
अब तुम्हारा ज्ञान लगभग पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ इस पहाड़ी पर बितानी होगी, उसके बाद तुम अपने राजमहल जा सकते हो। किंजो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि अब वो अपने राजमहल वापस जा सकता है, अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से जी सकता है। इसीलिए उसने गुरु से पूछा, मुझे आज रात यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे यहाँ पर कौन सा आखिरी काम करना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ चट्टान के पीछे तुम्हें छुप कर बैठना है, क्योंकि यहाँ रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उसे बड़े ध्यान से देखना है, उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देना है और अगले दिन आकर तुम्हें मुझे उसी बाज की खूबियाँ बतानी है। और अगर तुमने मुझे उसकी सारी खूबियाँ सही सही बता दी तो तुम अपने राजमहल वापस जा सकते हो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, सुबह होने से पहले ही यहाँ पर एक चरवाहा भी आता है, जिसके साथ में बहुत सारी भेड़ें होती हैं। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधि भी देखनी है और मुझे बताना है कि तुमने भेड़ों से क्या सीखा। राजकुमार, याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि तुम्हें सुबह देखनी है। अगर तुमने उन दोनों की गतिविधियों को ध्यान से देखा और मुझे सच सच सब कुछ बता पाए तो मैं तुम्हें खुद राजमहल तक छोड़ कर आऊंगा। ये कहकर राजकुमार को उसी पहाड़ी पर छोड़कर गुरु वापस आश्रम लौट आए। किंजो रात होने का और बाज के आने का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज को, उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देखा और सुबह होने पर जब चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आया तो किंजो उन भेड़ों को ध्यान से देखने लगा। पर तभी अचानक उसने देखा कि बाज ने भेड़ों के झुंड से एक मेमने को पकड़ लिया, यानी उसने एक मेमने का शिकार कर लिया और उसे लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। ये सब कुछ देखकर राजकुमार आश्रम वापस आ गया और गुरु के पास पहुंचकर चुपचाप बैठ गया। इससे पहले गुरु उससे कुछ भी पूछते वो बोल पड़ा, आप सारे बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि मैंने जो सीखा है वो मैं आश्रम में सभी के साथ बांटना चाहूंगा। गुरु ने सारे बच्चों को अपने पास बुला लिया और अब किंजो ने अपनी बात कहनी शुरू करी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे पक्षियों को देखा है, लेकिन अगर मैं बाज की बात करूं तो वो सबसे अद्भुत प्राणी है। उदाहरण के लिए अगर हम एक तोते को देखें तो तोता बहुत बोलता है, पर वो ऊंचा उड़ नहीं पाता, अपने लिए अपना मनपसंद शिकार नहीं कर पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, वो अपनी उड़ान से आसमान को भी छू लेने का साहस रखता है। एक बार जब वो अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो अपने शिकार पर नजरें गड़ा कर रखता है, चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर यानी अपने शिकार पर रहती हैं। तो पहली बात जो आज मैंने उस बाज से सीखी वो ये कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ा कर रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ आज सुबह मैंने देखा कि बाज हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाता, हर भेड़ की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि भेड़ों के उस झुंड में से उसने सिर्फ एक भेड़ को चुना और अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाए रखा। इसी तरह हमें भी अपना पूरा ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर लगाए रखना चाहिए, चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार में ही हम कई सारे लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो अपना समय सिर्फ बर्बाद करेंगे और आखिरी में किसी भी लक्ष्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी और सबसे अनोखी बात जो आज मैंने बाज से सीखी है और जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो आसमान में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें, क्योंकि आखिरी में हम वैसा ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। और इस मामले में बाज ये अच्छे से जानता है कि उसकी तरह ऊंचाई पर उड़ना किसी और पक्षी के बस की बात नहीं है और अपनी परवास को वो कम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अक्सर अकेला ही उड़ता है। वो अच्छी तरह जानता है कि अकेले रहने की वजह से ही वो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसी तरह अकेले रहकर हम भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकतों को समझ सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए वो ये कि हमें हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बाज जो होता है ना, वो खुद को ही चैलेंज करता रहता है। जब तूफान होता है, बारिश होती है, तो हर पक्षी अपने घोंसले में दुबक जाता है या किसी पेड़ के साए में जाकर छुप जाता है। पर बाज बल्कि ऐसे मौसम में वो और ऊंची उड़ान भरता है। वो तब तक उड़ता है जब तक वो बादलों के ऊपर ना पहुंच जाए और आखिर में इतनी ऊपर पहुंच जाता है कि बारिश और बिजली भी उसका
कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन बादलों के ऊपर वो तब तक उड़ता रहता है जब तक नीचे बारिश और बिजली शांत न हो जाएं। दोस्तों, बारिश और बिजली की तरह हमारी जिंदगी में भी कई सारी परेशानियां होती हैं और इन परेशानियों को हम अपनी साहस के दम पर ही लांग कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बार हमने इन समस्याओं का सामना करना यानी इनको लांग कर आगे बढ़ना सीख लिया तो हम निश्चित ही एक बेहतर जगह पहुंच सकते हैं। जिंदगी में कितनी ही तकलीफ, कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, हमें चुप होकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि उनका सामना हिम्मत से, मजबूती से करना चाहिए। उनसे लड़कर ही हम मजबूत बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए वो ये कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, बल्कि जो भी तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। इसी तरह जिंदगी कितनी ही आरामदायक क्यों ना हो, उस आराम से ऊपर उठकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो आज ही अपने आप से वादा करो कि अपने आलस को छोड़कर तुम भी अपनी मुश्किलों से लड़ना शुरू करोगे, क्योंकि ये चुनौतियां, ये मुश्किलें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तुम्हें आगे की जिंदगी के लिए तैयार करेंगी। दोस्तों, जंगल का राजा शेर भी अपने झुंड में निकलता है, कभी कभी झुंड के साथ में शिकार भी करता है, पर बाज कभी ऐसा नहीं करता। बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। हर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना होता है, इसीलिए इस अकेलेपन से घबराओ मत। और कहीं ना कहीं इस अकेलेपन की वजह से ही बाज के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो धरती या आसमान कहीं पर भी अपना शिकार कर सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, पर 40 साल की उम्र होते होते उसका शरीर भारी हो जाता है, वो कुछ बूढ़ा हो जाता है, उसके नाखून घिस जाते हैं, उसकी चोंच भी उतनी पैनी नहीं रह जाती है। ऐसी हालत में शिकार करना तो दूर की बात है, खुद अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी बाज हार नहीं मानता, बल्कि ऐसी हालत में भी वो खुद को एक पहाड़ी पर ले जाकर अपने पुराने नाखूनों को खुद से पत्थर पर पटक पटक कर अलग कर देता है। अपनी चोंच, अपने पंख, हर चीज से छुटकारा पाने के बाद फिर से 6 महीने तक दर्द को सहते हुए वो नए नाखून, नए पंख, नई चोंच आने का इंतजार करता है। और 6 महीने बाद जब वो वापस अपनी जगह लौटता है तो अगले 30 सालों तक वो एक राजा की तरह जिंदगी जीता है। इससे हम ये सीखते हैं कि समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतें, अपने पुराने रवैये बदल देने चाहिए और नए जमाने के साथ नई तकनीकों, नए ज्ञान को सीखना चाहिए। हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में हमें भी दर्द का सामना करना पड़े, यानी हमें काफी मेहनत करनी पड़े, पर याद रखिएगा जो मेहनत करता है वही आगे चलकर राजाओं की जिंदगी जीता है। इसके बाद राजकुमार किंजो ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं, एक दूसरे पर आंखें बंद करके यकीन करती हैं और उन्हें लगता है कि एक साथ रहकर वो सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उन पर कोई मुसीबत आती है वो सारी इधर उधर हो जाती हैं। उस पूरे झुंड में से कोई भी भेड़ अपनी साथी की मदद को आगे नहीं आती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना खड़े हों, पर हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो सिर्फ खुद पर करिए, क्योंकि बुरे समय में भेड़ों की तरह ही लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। मुश्किलों का सामना आपको अपने दम पर अपने आप ही करना होता है। इसके बाद गुरु को प्रणाम करते हुए किंजो कहता है, मास्टर, अगर मुझसे कोई बात छूट गई हो तो मेरे ज्ञान को पूरा करें, मुझे बताएं कि मैंने क्या छोड़ दिया है, क्योंकि पिछली रात मैं सिर्फ इतना ही कुछ सीख पाया हूँ। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम वास्तव में अपने राजमहल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये सभी बातें जो अभी तुमने बोली हैं सब सही हैं। ये सारी खूबियाँ जो बाज के अंदर हैं आपके अंदर तभी आ पाएंगी जब आप अकेले रहना सीख पाएंगे। इसीलिए एकांत के महत्व को समझिए, उससे डरिए या घबराइए नहीं, उससे दूर मत भागिए, बल्कि एकांत का फायदा उठाइए, उसे अपनी बेहतरी की तरफ जाने वाले रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करिए। और इसके बाद अगला दिन आने के साथ ही मास्टर किंजो को वापस राजमहल छोड़ा है, क्योंकि उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान वास्तव में पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए जो अपने अकेलेपन से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना कोई अभिशाप सा है। नहीं, अकेले रहकर आप काफी कुछ कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।